गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, DAV PG कॉलेज सिवान। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तुम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पहले से पढ़ रहे हो, जानते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही विकसित सभ्यता थी और यहाँ के जो शहर थे वो बहुत प्लान्ड वे में बनाए गए थे। और हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जो विशेषता है वो इसकी टाउन प्लानिंग में है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल टाउन प्लानिंग ही इसकी विशेषता है, क्योंकि हम ये पहले भी कह चुके हैं कि ये पूर्ण विकसित सभ्यता थी। और पूर्ण विकसित सभ्यता का मतलब ये नहीं होता है कि केवल टाउन प्लानिंग, लेकिन इसकी टाउन प्लानिंग जो थी वो बहुत सिस्टमेटिक थी, बहुत प्लान्ड वे में बनाया गया था यहाँ का टाउन। और इसमें कुछ असमानताएं भी थी, लेकिन बहुत ही समानता थी और बहुत साइंटिफिकली इसके टाउन को प्लान किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमको मिलती है, ये 19वीं शताब्दी के आरंभ में इसको स्टार्ट किया गया, इसके बारे में खोज किया जाने लगा और इसका श्रेय हम लोग देते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त जब राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में खुदाई की गई, तब सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अवशेष हमारे सामने आए और इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अतिरिक्त और भी बहुत सारे साइट्स है जहाँ पर बाद में भी खुदाई हुई और यहाँ से इस सभ्यता के होने की जानकारी हमको मिली, जैसे चनहुदड़ो, लोथल, धौलवीरा, कालीबंगा, बनावली इत्यादि। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को हम लोग राजधानी वाला शहर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा था वो 2 राजधानियों वाला शहर था और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इसकी 2 राजधानियाँ थी। और इस दोनों ही राजधानियों में जो शहर थे वो बहुत सिस्टमेटिक बनाए गए थे और इसीलिए इसकी टाउन प्लानिंग पर हम लोग विशेष फोकस करते हैं और इसकी टाउन प्लानिंग सिस्टम को हम लोग देखते हैं। इसकी टाउन प्लानिंग में हम देखते हैं कि जो शहर है वो 2 स्तरीय शहर का हमको अवशेष मिलता है। 2 स्तरीय शहर इन द सेंस कि एक सिटेडल एरिया, दुर्ग क्षेत्र, और दूसरा लोअर टाउन। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिटेडल एरिया में रिहायशी परिवार के लोग रहते होंगे या पृष्ठ वर्ग के लोग रहते होंगे और जो लोअर टाउन है वहाँ पर जनसाधारण लोग रहते होंगे। इस दोनों ही शहर के अतिरिक्त छोटे आवासीय भवन और बैरकनुमा मकान भी मिले हैं, जिसको हम लोग मजदूरों का मोहल्ला कह सकते हैं या श्रमिक वर्ग का निवास स्थान कह सकते हैं। तो ये जो 2 स्तरीय भवन है, इससे हम लोग सोशल क्लासिफिकेशन भी इसमें हम लोग देख सकते हैं। और इसके टाउन की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की सड़कें। यहाँ की सड़कें और गलियाँ जो है इसको और विकसित बनाती हैं। जैसे सड़कें चौड़ी थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती थी। गलियाँ थी, 2 मकानों के बीच में चौड़ी गलियाँ थी, जिससे मकान जो था वो एयरी हो जाता था, उसमें पर्याप्त रोशनी और हवा आता था, जिससे कि किसी भी तरह का सफोकेशन या किसी तरह के गंदगी का चांस कम होता था। और इतना साइंटिफिक बनाया गया है, जैसे रोड के किनारे नाली होना और मेन नाली में हर घर के नाली का आके मिलना। इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो ड्रेनिंग सिस्टम थी वो काफ़ी डेवलप्ड थी, काफ़ी विकसित थी और ड्रेनिंग सिस्टम इतनी अच्छी थी, रोडवेज इतने अच्छे थे, इसकी व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि हम लोग आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पर जरूर नगर निगम जैसी कोई व्यवस्था रही होगी जो कि टाउन को इतने अच्छे से प्लान्ड में बनाई होगी या इसको मेंटेन करती होगी। इसके अतिरिक्त सड़कों के किनारे जो नालियाँ होती थी उसमें जगह जगह पर मैन होल्स बने हुए थे। वो मैन होल्स इसलिए बनाए गए थे कि समय आने पर उसके और उस मैन होल्स को ढक्कन से ढका गया था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस ढक्कन को हटाकर और नालियों की सफाई की जा सके। हर घर में कुआं होता था और यहाँ पर एक ग्रेट बाथ मिला है जिसको हम लोग स्नानागार कहते हैं। यहाँ से स्नानागार का मिलना, इसको हम लोग यहाँ के धार्मिक दृष्टिकोण से भी जोड़ते हैं, क्योंकि स्नानागार को जो बनाया गया है उसमें उसके 3 तरफ से उसमें कमरे बनाए गए हैं और उस 3 तरफ से जो कमरे बनाए गए हैं उसको हम लोग ऐसा मानते हैं कि उसमें पृष्ठ वर्ग के लोग रहते होंगे और इस स्नानागार का प्रयोग किसी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में होता होगा या पर्व या त्यौहार के रूप में लोग सार्वजनिक स्नान के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे। इस स्नानागार को पक्की ईंटों से बनाया गया था।
इसको जिप्सम के मसाले से जोड़ा गया था और इस पर बिटुमिनस का लेप लगाया गया था ताकि इससे पानी का रिसाव नहीं हो सके। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था थी। इसमें पानी एक कुआं से आता था और नीचे से इसके में पानी ड्रेन होने का भी सिस्टम था, पानी को निकालने का भी सिस्टम था, जिससे गंदा पानी इससे निकल जाता था। तो इस ग्रेट स्नानागार को हम लोग दो दृष्टिकोण से देखते हैं कि या तो पृष्ठ वर्ग के लोग इसके जो रहते थे, इसका मतलब ये है कि ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा या सार्वजनिक स्नान के लिए इसका इस्तेमाल होता होगा। यहाँ से डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड का इस्तेमाल जो है वो व्यापार के लिए होता होगा, अंतर्देशीय, क्योंकि देशी और अंतर्देशीय दोनों तरह के व्यापार का साक्ष्य हमको मिलता है। डॉकयार्ड के अलावा एक अन्नागार मिला है, बहुत बड़ा गोडाउन मिला है, यहाँ से गोडाउन का अवशेष मिला है और ऐसा माना जाता है, यह मोहनजोदाड़ो से मिला है। ये जो गोडाउन मिला है वो मोहनजोदाड़ो से मिला है और ऐसा माना जाता है कि इसमें अनाज कलेक्ट किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर इसको आवश्यकता अनुसार इस अनाज को यूज किया जाता होगा। और ये जो अन्नागार था ये खुले फर्श पर बनाया गया था और इसके खुले फर्श पर 2 कतारों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे भी बनाए गए थे और ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग जो है वो फसलों के दौनी के लिए किया जाता होगा। इसके अलावा यहाँ एक विशिष्ट भवन भी मिला है और ये 20 खंभों पर टिका हुआ है और इसे सभागार या मुख्य बाजार माना गया है। ग्रेट बाथ, डॉकयार्ड और जो गोडाउन है, इसके अतिरिक्त कुछ आवासीय भवन, मजदूरों के आवास का भी अवशेष यहाँ से मिला है। हर घर में पीने के पानी का प्रबंध रहता था और हर घर से जो ड्रेनिंग सिस्टम थी, जल निकासी की व्यवस्था थी, वो बहुत अच्छी थी और इसीलिए हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग की हम लोग इसको अच्छा मानते हैं। इसको हम लोग मानते हैं कि साइंटिफिक था और कोई नगर निगम जैसी व्यवस्था रही होगी जो इसको मेंटेन करती होगी। यहाँ के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार जो था वो कृषि और पशुपालन था। ये लोग एग्रीकल्चर में आगे थे क्योंकि सिंधु नदी जो थी वहाँ का जो लैंड था वो फर्टाइल था और सिंधु और उसकी सहायक नदियों से सिंचाई का जो प्रबंध था वो अच्छा से हो जाता था। तो सिंचाई में सहायक थी सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ थी वो सिंचाई में सहायक थी और लैंड फर्टाइल था, तो यहाँ प्रोडक्शन अच्छा होता था। लेकिन ये लोग फूड रिसोर्सेज यहाँ पर था क्योंकि ये लोग खेती करते थे, फसल उगाते थे और फसल में भी चावल, जौ, कपास, बीन्स, साग, सब्जी, फल सबकी खेती करते थे। लेकिन इनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, जैसे तांबा, सोना, बहुमूल्य पत्थर इत्यादि ये चीज़। तो इसीलिए ये लोग जो व्यापार था वो एक्सचेंज करते थे, अपने फूड रिसोर्सेज को दूसरे देशों ईरान, इराक, फारस में भेजते थे और वहाँ से ये लोग बहुमूल्य पत्थर, चांदी, तांबा इस चीज़ों को मंगाते थे। तो इस तरह से इनका वो था, वो हड़प्पा सभ्यता वाले चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सोना मैसूर से, तांबा राजस्थान की खेतड़ी से मंगाते थे। टीन अफगानिस्तान से, ईरान तथा राजस्थान से भी ये लोग मंगाते थे। अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे लाजवर्त, गोमेद, मूंगा, पन्ना इत्यादि अफगानिस्तान, ईरान, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, राजस्थान और कश्मीर से मंगाया करते थे। सोशल लाइफ में यहाँ के समाज मातृशतात्मक था क्योंकि हम लोग मातृ देवी की मूर्तियों को देखते हैं। इसको धार्मिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। इनका जो लाइफ स्टाइल था वो उच्च किस्म का था। ये लोग अच्छा कपड़ा पहनते थे और आज जितना भी हम लोग यूज़ करते हैं सामान, वो सारा खुदाई से या कब्रों से भी मिला है। जैसे कंघी, आईना, लिपस्टिक, बिंदी, पगड़ी, ये सारी चीज़ें। इसका मतलब ये है कि और गहना, ये लोग ऐसा माना जाता है कि ये लोग ज्वेलरी को पसंद करते थे और ये लोग ज्वेलरी के शौकीन थे क्योंकि खुदाई से बहुत अधिक मात्रा में ज्वेलरी मिली है, हर तरह का ज्वेलरी मिला है। इसका मतलब है कि ये लोग श्रृंगार प्रिय थे और ज्वेलरी का इस्तेमाल करते थे। तो इनका लाइफ स्टाइल हम कह सकते हैं कि उच्च क्वालिटी का था। ये लोग मनोरंजन के साधन को भी अपनाते थे। मनोरंजन में शिकार करना, मछली पकड़ना, पासा, चौपड़, नृत्य, संगीत इत्यादि को भी हम ले सकते हैं। और ये लोग जो समाधान था, जो बरियल सिस्टम था इनका, इसका 3 तरह का प्रमाण मिलता है। एक कंप्लीट बरियल और एक पार्शियल बरियल ये लोग करते थे और एक पूर्ण समाधिकरण करते थे। रिलीजियस लाइफ में ये लोग बहुदेववादी थे क्योंकि ऐसा प्रमाण मिलता है कि ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसमें मदर गॉडेस को हम लोग लिख सकते हैं, मातृ देवी की ये लोग पूजा करते थे
और कुछ मूर्तियों में स्त्री को शिशु को दूध पिलाते हुए दिखाया गया है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधों को निकलते हुए दिखाया गया है। कुल मिला के लोग मातृ देवी को का पूजा करते थे। समाज में भी माँ का इम्पोर्टेंस था और धार्मिक दृष्टिकोण से भी मातृ देवी का इम्पोर्टेंस था और मातृ देवी की पूजा होती थी। इसके अतिरिक्त लिंग पूजा, योनि पूजा, पशुपति शिव की पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, नाग पूजा का भी हमको प्रमाण मिलता है। एक मुहर पर एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो कि योगी मुद्रा में बैठा है और वो चारों तरफ से पशुओं से घिरा हुआ है। मॉर्टिमर व्हीलर इसे पशुपति शिव मानते हैं। इसका मतलब है कि वो लोग शिव की पूजा करते थे। इस पूजा के अतिरिक्त बलि और हवन का भी प्रमाण मिलता है। पॉलिटिकल लाइफ में यहाँ राज्य या प्रशासनिक स्वरूप की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अनेक स्थलों से गढ़ी के प्रमाण मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये गढ़ी जो है वो राजा का निवास स्थान होगा। लेकिन मोहनजोदाड़ो से ही एक विशाल भवन मिला है जिसे राजप्रसाद माना गया है। अनेक विद्वानों का यह मानना है कि हड़प्पा में जनतांत्रिक व्यवस्था थी और इसमें प्रतिनिधि शासक शासन करता था। हड़प्पावासी साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे थे। इन्हें रसायन विद्या का ज्ञान था, धातु कर्म का ज्ञान था, मेडिसिन का नॉलेज था, सर्जरी का ये नॉलेज रखते थे। ये टीन और तांबा को मिलाकर कसा बनाया करते थे। ये धातु को गलाना जानते थे, रंगों का उपयोग जानते थे, मिट्टी का बर्तन यहाँ पर बनाया जाता था। ये लोग दशमलव प्रणाली से परिचित थे। अंक गणित, रेखा गणित, खगोल, ज्योतिष विद्या का भी इन्हें ज्ञान था। ग्रह और नक्षत्रों की गतिविधियों के आधार पर वे बाढ़ से सावधान हो जाया करते थे और कृषि कार्य को भी सुगमता पूर्वक वो कर लेते थे। वो बहुत सारा मेडिसिन बनाते भी थे, जैसे नीम का उपयोग भी ये मेडिसिनल प्लांट के रूप में करते थे। इसके अतिरिक्त शिलाजीत का उपयोग करते थे। ऐसा भी प्रमाण मिला है कि हिरण के सिंग का भी ये लोग चूर्ण बनाकर मेडिसिन के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। 1900 ईसा पूर्व के आसपास इतनी विकसित सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन किसी भी सभ्यता का या किसी भी साम्राज्य का उत्थान या पतन वो ना एक दिन में राइज करता है और ना एक दिन में डिक्लाइन करता है। किसी पार्टिकुलर डेट को किसी सिविलाइजेशन का या किसी साम्राज्य का उत्थान और पतन नहीं होता है। किसी भी साम्राज्य या सभ्यता का उत्थान भी क्रमिक रूप से होता है और उसका पतन भी क्रमिक रूप से होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास या 1900 ईस्वी पूर्व में सिंधु नदी घाटी सभ्यता कंप्लीट पतन हो गया, लेकिन उस समय तक हम पतन के कगार पर इसको देखते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के कई कारण हमको मिलते हैं, जैसे बाहरी आक्रमण, बाढ़ और भूकंप, नदियों का सिंधु नदी का मार्ग बदल लेना, इसकी जो सहायक नदियां थी घग्गर और हाकड़ उसका सूख जाना, आर्थिक शिथिलता आर्थिक जो थी क्राइसिस और प्रशासनिक शिथिलता भी इसके पतन का कारण था। जैसे मोहनजोदाड़ो को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं, माउंड ऑफ डेड्स कहते हैं। ये माउंड ऑफ डेड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज़ मिले हैं और इतनी सारी डेड बॉडीज़ जो थी वो इतना कहाँ से एक बार में आई। इसका मतलब ये है कि अचानक इस पर आक्रमण हुआ होगा या कोई महामारी आई होगी, तभी इतने सारे डेड बॉडीज़ एक साथ मिले थे। तो कुल मिलाकर या तो बाहरी आक्रमण या कोई ऐसी महामारी आई होगी जिसके कारण अचानक से बहुत सारे लोग मारे गए होंगे और जो शेष बच गए होंगे वो कहीं और चले गए होंगे और इस तरह से सभ्यता का पतन हुआ होगा। इसी तरह से कल ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रमाण मिलता है कि कालांतर में सिंधु नदी जो थी वो अपने ओरिजिनल प्लेस से 200 मील दूर चली गई और यहाँ के जो किनारे के लोग थे वो पानी के लिए तरस गए और इस प्लेस को छोड़कर कहीं और चले गए। इसकी जो सहायक नदियाँ थी दो, घग्गर और हाकड़ नदी, वो भी अपना रूट बदल ली और पानी की क्राइसिस के कारण यहाँ के लोग या तो नहीं रहे या फिर कहीं छोड़कर चले गए और इस तरह से इस सभ्यता का पतन हो गया। बाढ़ और भूकंप का भी प्रमाण मिलता है। बाढ़ और भूकंप, जैसे यहाँ की गलियों में भूकंप के बाद जो लावा आता है उसका प्रमाण मिलता है, या बाढ़ के बाद नदियाँ या पानी जो है, नदियाँ नहीं सॉरी, जो पानी है वो अपने साथ, बाढ़ की जो पानी है वो अपने साथ गाद या गंदगी जो लाती है उसका ढेर जम जाना, गलियों में बहुत ऊंचा ऊंचा ढेर जम जाना। तो ये सबसे हम लोग अंदाज लगाते हैं कि यहाँ पर बाढ़ या भूकंप भी आया होगा जिसके कारण ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता का पतन हो गया होगा। इसके अतिरिक्त कालांतर में व्यापार में गिरावट आई होगी, प्रशासनिक शिथिलता भी इसके पतन का कारण था। लेकिन सिंधु नदी घाटी सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी आगे बनी रही और आज भी हमारे बीच सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बहुत सारे अवशेष हमारे पास है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
यदि इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और हमारे पेपर में और बुक आप लोग देख सकते हैं, इससे कंसर्न बुक हम बता देते हैं, जैसे केसी श्रीवास्तव, एलपी शर्मा, बीडी महाजन, आरके चौधरी, ये सब किताबें आप लोग देखिए, पढ़िए और किसी तरह का डाउट हो तो हमसे पूछिए। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।